आप लोगों के दो पेपर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो जो पेपर 1 है वो सिर्फ किसके लिए, मेजर वालों के लिए। उसका क्या नाम है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पेपर 2 जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। अपन क्या कर रहे हैं, पेपर 2 जो मेजर माइनर दोनों के लिए आएगा। पेपर 2 जो है आप लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें अपने लोगों को क्या पढ़ना है, जो यूरोपीय आए उन्होंने अपने ऊपर शासन करा, उनके विरोध में जो आंदोलन हुए, उन लोग जितने भी आंदोलन थे, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन, महात्मा गांधी जो नेता हुए, है ना, अपने इधर पुनः जागरण आया, महिलाओं की स्थिति वगैरह वगैरह, पर इर्द गिर्द किनके घूमेगी, अंग्रेजों के, यूरोपियंस के इर्द गिर्द घूमेगी, राइट। अब अपने को ये जानना पड़ेगा ना सबसे पहले कि वो आए तो आए क्यों और कौन कौन आए, राइट। क्या सिर्फ अंग्रेजी आए थे क्या, अपने साथ में एक समस्या भी तो है। हर गोरा व्यक्ति अपने को क्या नजर आता है कि अंग्रेज है। ऐसा सही बात है क्या ये? मैंने देखा है कि यार जहां कहीं घूमने के लिए जाओगे कोई सी अच्छी जगह, वहां किसी गोरे को देख लिया तो क्या बोलेंगे कि अंग्रेज आ गया है, पर जरूरी नहीं है वो अंग्रेज हो। अंग्रेज किनको बोलते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं। जो फ्रांस के लोग हैं वो अंग्रेज नहीं है, है ना। जर्मन के लोग अंग्रेज नहीं है, इटली के लोग अंग्रेज नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अपने को देखना पड़ेगा कि आखिर में कौन कौन आए थे, क्या क्या आए थे, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं अपन कि आखिर में ये शुरुआत हुई कैसे, क्या इच्छा थी, अपने आप आ गए फोकट अपने को परेशान कर दिया बिना काम से। सब बढ़िया चल रहा था, खा पी रहे थे अपने लोग, सबसे ज्यादा इकोनॉमी थी अपनी, आए ना सब बिगाड़ के चले गए। तो देखना पड़ेगा अपने को कि बिगाड़ने का उनका कारण क्या रहा होगा। तो अपने को इसकी पृष्ठभूमि देखना है ना, क्या देखना है, पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड में क्या है, आखिर ये सब चीजें स्टार्ट कहां से हो रही है। तो एक सन लिखा रहा हूं आप लोगों को, वो बड़ा फेमस है। अगर कभी जीवन में आए कि यार कोई से 5-6 से ईयर बता दो जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, तो उसमें इसका नाम जरूर आएगा 1453। अब इस दिन क्या हो रहा है ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि यूरोप में व्यवस्था क्या थी। ये यूरोप का मैप है बेटा, यूरोप का मैप है। ये यूरोपीय साम्राज्य जिसको रोमन साम्राज्य बोलते हैं, यहां पे कौन सा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। बाद में ईसा मसीह आए तो वहां ईसाइयत आ गई, पर उसके पहले से रोमन साम्राज्य स्थापित था। अब ये यूरोप है ना बेटा, इतना इतना यूरोप है, ये मान लो ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप है। क्या हुआ कि लगभग 3rd सेंचुरी के करीब, 3rd सेंचुरी के करीब क्या हुआ, जो रोमन साम्राज्य था 2 भागों में टूट गया। क्या हो गया, समझ में आ रहा है, 2 भागों में टूट गया। जो इसका पूर्वी भाग है ना, पूरब इस साइड होता है कि इस साइड होता है, पूरब कौन सी साइड है, ये साइड है कि ये वाली साइड है इसकी, ये वाली, पक्का। तो ये जो पूर्वी साम्राज्य है, यहां पे इसकी राजधानी क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था अच्छे से कि अपन लोगों को बोलना नहीं आता है बहुत सारी चीजें, तो उसका असली नाम क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, और अपन उसको क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। अभी वर्तमान में एक तुर्की में एक शहर है इस्तांबुल, क्या नाम है, इस्तांबुल। ये तीनों एक ही है ना, इस्तांबुल बोल लो, कॉन्स्टेंटिनोपल बोल लो या कुस्तुनतुनिया बोल लो, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। किसी टर्किश आदमी से बोलोगे कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल है तो छिड़ेगा। क्यों छिड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल किसका शब्द है, ईसाइयों का शब्द है, और वो लोग कौन है, मुस्लिम लोग हैं। तो उनकी थोड़ी चिड़ है इस चीज से, कॉन्स्टेंटिनोपल मत बोलो। क्या है ये, क्या है, इनके लिए इस्तांबुल है, बहुत फेमस जगह है। कभी कभी सर्च करा करो, अच्छी चीजों को भी सर्च करना, मेरे को बताना फिर कैसा लगा, है ना, घूमने के हिसाब से। इतनी चीजें, कोई डाउट है। पश्चिमी साम्राज्य देखें तो यहाँ पे इटली है, इटली में एक जगह है रोम, ये क्या है, पूर्वी साम्राज्य की राजधानी है। यहां पे कोई डाउट है, पूर्वी साम्राज्य की राजधानी समझ में आ गई, रोम। इसकी राजधानी समझ में आ गई, क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। पश्चिमी साम्राज्य की, पूर्वी साम्राज्य की राजधानी क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। पश्चिमी साम्राज्य की राजधानी क्या है, रोम। लगभग 477 ईस्वी में क्या हुआ,
क्या आपने जर्मनी नाम सुना है? आप लोगों ने कई सारी मूवीज भी देखी होगी, बहुत सारी वेब सीरीज है, वाइकिंग वाइकिंग करके वेब सीरीज है, वो सब इन्हीं पे बनी है। जर्मनी कबीलों ने क्या करा कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य उसको तहस नहस करके रख दिया। बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं, अभी अपने तक आए नहीं है। जब इन्होंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया तो बचा क्या? कॉन्स्टेंटिनोपल बचा, कुस्तुनतुनिया। इस साम्राज्य का नाम था बेजेंटाइन एम्पायर। क्या था? बेजेंटाइन एम्पायर या बेजेंटाइन साम्राज्य, जो भी आप बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। ठीक इससे लगभग 1000 साल बाद एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, वो ये वाली घटना है। इस घटना में क्या हो रहा है कि जो बेजेंटाइन एम्पायर है ये खत्म हो रहा है। और खत्म कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। जब मुस्लिम आक्रमण हुए, वो मुस्लिम आक्रमण ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, तो अब कुछ चीजें बदलेगी। और वो क्या बदल रहा है कि पहले ये लोग, भारत यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? ये भारत है। अब जब यहाँ वालों को व्यापार करना होता था तो ये व्यापार कैसे कर लेते थे? यहां से घूम के जाते थे, यहां से घूम के जाते थे, ऐसे व्यापार कर लेते थे। इनको रास्ता पता था। ये कई बार यहां से होके भी जाते थे और व्यापार कर लेते थे। इनको रास्ता पता था। अब मेरे को बताओ, व्यापार हो पाएगा क्या? ये मुसलमान यहां से पार करने देंगे क्या? इनको नहीं करने देंगे ना। जब मुस्लिम यहां से पार नहीं करने देंगे तो क्या होगा? नए मार्गों की खोज होगी। इनको व्यापार तो करना पड़ेगा। तो इससे दो घटनाएं हुई। इतने में जब कॉन्स्टेंटिनोपल खत्म हुआ ना, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे मुस्लिमों ने शासन कर लिया, तो दो बहुत बड़ी घटनाएं हो रही है। एक घटना क्या है कि नए मार्गों की खोज होगी। नए मार्गों की खोज। और क्यों हो रही है आपको समझ में आ रहा है ना? ये रास्ता बंद हो गया इनके भारत जाने का। कोई डाउट है इस चीज को लेके? देखो, आपने अगर मैप नहीं देखा होगा ना तो समस्या की बात है। थोड़ा सा मैप देखना बेटा, फिर एक बार और इसको देख लेना, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। समझ रहे हो ना? जब यहां पे कब्जा है तो यहां से घूम के जाएंगे नहीं। अब इनको रास्ता चाहिए। व्यापार भारत के साथ में होगा, चीन के साथ में होगा। चीन जाने के लिए भी कौन सा रास्ता अपनाते थे? ये वाला रास्ता अपनाते थे। रास्ता बंद है। ये वाला रास्ता बंद कर दूं अगर तुम्हारा हाईवे का, तो मंदसौर जाना बंद हो जाओगे क्या? क्या करोगे? नया रास्ता ढूंढोगे। ये भी यही कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी है। जब ये मुस्लिम आए वहां पे, कहां पे? कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में। तो आपको क्या लगता है, ऐसे प्यार करा होगा क्या ईसाइयों को? कह रहे भाई यार तुम ईसाई हो यार, विद्वान हो, चलो अच्छे हो, हम रखेंगे तुमको। ऐसा करा होगा क्या उन्होंने? क्या करा होगा? भगाया होगा, मारा होगा, अत्याचार करे होंगे। अब अत्याचार करके भगना है। अगर यहां दलोदा में अत्याचार होगा तो तुम कहां भगोगे? फतेहगढ़ जाएगा। फतेहगढ़ क्यों जाएगा? देखो, ऐसी जगह जाने की कोशिश करोगे ना जहां आपको सहूलियत हो, जहां पहले से आपके परिचित लोग हो। ऐसी जगह मामा के वहां भगोगे, बुआ के वहां भगोगे, कि ऐसी जगह जाओगे जहां तुम्हारी पहचान ही नहीं है। ऐसी जगह तुम जाओगे ना, पहचान की जगह जाओगे। प्लस मुझ जैसे लोग कहाँ जाएंगे? मुझ जैसे लोग मतलब जो पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते, क्योंकि हमको संरक्षण की जरूरत होती है। विद्वानों को क्या मिलना चाहिए? संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो अपने, अरे मेरे को संरक्षण दोगे तो मैं इतिहास पे काम कर पाऊंगा ना। हर किसी राजा ने मेरे को रख लिया, वो बोल रहा है कि कुछ भी मत करो, तुम सफाई करो भैया। सफाई करना बुरी बात नहीं है, पर वो मेरा काम नहीं है, मेरे को आता नहीं है ना। मेरा काम तो इतिहास पे लेखन करने का काम। वो बोले कि नहीं भैया सब्जी बना तू मेरे लिए बना, मैं तो उसको ये बोलूंगा मेरे को नहीं आता है, वो मेरा काम नहीं है। तो ये चीज समझने वाला भी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब यहां से विद्वान भगे ना, यहां से विद्वान भगे तो उनको एक जगह नजर आई, और उस जगह का नाम है इटली। क्या है? इटली। कहां भगे वो? इटली जाने का क्या कारण था? इटली जाने का क्या कारण था? तो इटली जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वहां विद्वान जो राजा महाराजा थे वो एक तो बहुत समृद्ध थे। समृद्ध मतलब
पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग थे। वो जो पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको शौक होता है किस चीज का? तो विद्वानों को संरक्षण देने का। देखना आप लोगों ने अभी शादी देखी थी अनंत अंबानी की, क्या हुआ था उसमें? अनंत अंबानी की शादी देखी थी, क्या हुआ था? अरे शादी तो हो गई यार, शादी नहीं हुई क्या? हो गई ना। हाँ, उसकी शादी में देखा था आपने, विदेशों से गाने नाचने वालों को बुलवाया था। उसको क्या जरूरत है इन सब की, बचा लेता वो पैसे भी। पर क्यों बुलवाया? क्योंकि वो संरक्षण देते हैं। उनके पास पैसा है तो क्या देते हैं? वो संरक्षण देते हैं। ये उनकी खासियत होती, उनको पसंद होता है संरक्षण देना। करोड़ों रुपए की पेंटिंग खरीद लेना, अपन खरीदेंगे? ये बनी हुई नहीं खरीदोगे ना। अभी तुमसे बोलूं कि 100 रुपए में खरीदा नहीं। पर विधवा जो अमीर है, उच्च वर्ग है, उसकी खासियत होती है कि वो संरक्षण देता है। इटली में यही खासियत है कि वो लोग संरक्षण देते हैं क्योंकि विद्वान वर्ग है, बड़ा वर्ग है। अब जब इटली में संरक्षण मिल रहा है तो विद्वान लोग क्या करेंगे? आपस में चर्चा करेंगे। ज्ञान का प्रसार कहां से कहां हो गया? तो पूरब से किस साइड हो गया? पश्चिम की साइड हुआ। जब पश्चिम की साइड ज्ञान आएगा, लोग आएंगे, चर्चा करेंगे, वो लोग बताएंगे कि यार देखो कैसा था, हम लोग कितने विद्वान थे, हमारे साथ में अत्याचार हुए, पर वो ज्ञान हम तुम लोगों को देंगे। और जब ज्ञान आएगा तो क्या आएगा? पुनः जागरण आएगा। क्या आएगा? पुनः जागरण। पुनः जागरण, इसको रेनिसा बोलते हैं। कहां पे? यूरोप में पुनः जागरण। अच्छा, पुनः जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जागना। मतलब मध्यकाल में यूरोपियन सो गए थे। सोने का मतलब है कि कोई नई खोजें नहीं करी उनने। अपने इधर भी देखते हैं ना, बहुत जो है होने दो यार, बदलाव पसंद नहीं होता है लोगों को। ये सच्चाई है हमारे यहाँ की। बदलाव इतनी नफरत होती है कि जब टेलीविजन आई थी ना अपने यहाँ इंडिया में, तो आंदोलन छिड़े थे। लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी कि टेलीविजन बच्चों को बिगाड़ देगी। टीवी आई थी, मोबाइल आए थे तब भी आंदोलन हुए थे कि ये इंसानों को बिगाड़ देगा। मशीन आई तो भी आंदोलन करे लोगों ने कि इंसान की जगह ले लेगी। और आज तक ऐसा कुछ हुआ क्या? सब यूज कर ही रहे हैं ना। बोलते थे कि खत्म कर देगी, पूरी मान्य सभ्यता खत्म कर देगी, हुई क्या? नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे अपन क्या हर चीजों को हैंडल कर लेते हैं। यहां पे भी क्या हो रहा है? पुनः जागरण में नई नई खोजें हो रही है। एक पुनः जागरण के बाद में एक और शब्द है, प्रबोधन। देखो, पुनः जागरण का मतलब तो समझ गए ना? मतलब नए नए विचार लेके आना, नई नई खोजें करना, जो जड़ता खत्म करना। प्रबोधन का मतलब होता है बेटा तर्क वितर्क करना। किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं अपना लेना। क्या आपको किसी आदमी ने ये वाली बात आके बोल दी कि यार मैं सांप का जहर भगा देता हूं, निकाल देता हूं, तो तुम लोग पूरे गांव में फैला के आ गए कि किसी को सांप काटे थे, इनसे बात करना? होता है ऐसा? राइट? आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि कैसे पॉसिबल है ये वाली चीज कि कोई व्यक्ति सांप को ऐसे फूंक के नहीं निकाल देगा उसका जहर। प्रश्न खड़े होना चाहिए ना बेटा। तो बस यही प्रश्नों को खड़ा करना क्या होता है? प्रबोधन। यूरोप में क्या आ रहा है? पहले पुनः जागरण, फिर क्या आ रहा है? प्रबोधन। यहां तक कोई डाउट है? चीजें समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? ऊपर से जा रही है तो बोल सकते हो कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं पूछोगे तो डाउट में ही रहोगे। क्या चीज समझ में नहीं आई? बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई? मैं पूछूं? अरे ये शब्द कठिन लगते हैं क्या? प्रबोधन, पुनः जागरण। देखो, अपन उसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि आखिर उन लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी, हम लोग वहां क्यों नहीं गए, आप जैसे लोग वहां क्यों नहीं गए। बस वो भी हमारे जैसे इंसान है, हम भी उनके जैसे इंसान है। पर अंतर देखो ना यार, वो जब यहाँ रहे, अंग्रेज जब तक यहाँ रहे, उनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं रही। एक टाइम पे 2 लाख से ज्यादा कभी भी नहीं रहे। और हमारी संख्या लगभग जनसंख्या 36 करोड़ थी। कितनी? 36 करोड़। और 36 करोड़ लोगों पे 2 लाख लोग राज कर रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन रहा होगा? सोचो ना, अगर मैं तुम लोगों को कोई सी चीज ऐसी बोलूं जो तुम लोग करने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो, और फिर भी तुमको करना पड़े इतनी संख्या के बाद में भी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? हम थे तो ऐसा क्या हुआ? ऐसे इनमें और हम में क्या अंतर है? बस वो यही अंतर है।
कि कैसे इनके साथ में क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो रहा है, यहां से विद्वान पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं और विद्वान आपस में बातचीत कर रहे हैं कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। ऐसे नहीं कि बस अपन लोग आपस में बैठ के यही बातें करते कि तेरे घर पे क्या बनाया, तूने कौन से कपड़े पहने, कपड़े कहां से लिए थे, डीमार्ट से लिए कि विशाल से लिए, ऐसी बातें नहीं, वो विद्वता की बातें कर रहे हैं। ये हमको अंतर में बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या घट रहा है। प्रबोधन का मतलब क्या हुआ, तर्क वितर्क करना है ना, तर्क तर्क करना, किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना। यहां तक समझ में आई बात। जब तर्क होगा तो लोग विश्वास कर लेंगे कि हर झूठी चीज पे, नहीं करेंगे ना। तो फिर क्या होगा, धर्म सुधार आंदोलन होगा यूरोप में। क्या होगा, धर्म सुधार आंदोलन होगा। और ये जितनी खूबियां हैं, जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो अब आप पढ़ोगे कि ये यूरोप के, जब अपन यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये यूरोप के आधुनिक काल का आरंभ है। ये क्या लेके आएगा, यूरोप में आधुनिक काल लेके आएगा। ये तीनों चीजें समझ में आई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मानवतावाद, मानवतावाद का मतलब होता है इंसान खुद की सोचता है। पहले क्या होता था कि पहले इंसान खुद की नहीं सोचता था, पहले सोचता था कि यार पाप पुण्य है ना, कि यार ये करूंगा तो पाप हो जाएगा। सपोज मानो ना कि अगर एक पल के लिए मैं तुमको बोल दूं कि भगवान नहीं है, खुद से पूछना है ना। अगर मैं तुम लोगों को ये निश्चित दिला दूं, मतलब ये कंफर्म कर दूं कि भगवान नहीं है, तब तुम लोग क्या करोगे? नहीं, एक पल के लिए मान लो, मेरे पे विश्वास कर लो कि भगवान नहीं है। अगर मैं विश्वास दिला दूं तब क्या करोगे? बिल्कुल, इंसान का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, 100% पूरा। इंसान जानवरों की तरह रहने लग जाएगा। आपको सोचो ना, अपन किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है कि यार पाप लगेगा। यार आप लोगों में बहुत सारे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते होंगे, अपने शौक से नहीं खाते, वो उनका ये है कि पाप नहीं लगेगा। अगर जरा सा खा लिया तो अपन को भी अगले जन्म में वही बनना है, फिर पाप लगेगा। राइट, आ जा, होता है ऐसा। अगर एक पल के लिए अगर भगवान को हटा दिया जाए तो जिसका जो इच्छा होगी वो करता फिरेगा। अभी हाल ये तुम उठा के फेंक दोगे कि जो कर लो, क्या होगा, क्या बिगाड़ लोगे? पाप पुण्य तो ऊपर वाला कोई देखेगा ही नहीं, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मानवतावाद की बात आई तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि यार भगवान कुछ नहीं है इतना, पहले अपन अपना तो देखें। अपने को अपनी खुद की फिक्र नहीं है, अपना शरीर कैसा हो रहा है, अपन खुद के शरीर के ऊपर सर्च करें, अपन विज्ञान के ऊपर सर्च करें, अपन देखिए कि यार प्रकृति क्या है। राइट, पैसे के ऊपर सर्च करें, यार पैसा कमाते हैं ना यार, पाप पुण्य सब चलता रहेगा, पैसे तो मजे तो आएंगे, बाद की बाद में देखेंगे। ये सब चीजें काहे में आ रही है बेटा, प्रबोधन में आ रही है। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे धर्म सुधार भी हो रहा है, लोग सीधे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे अपने इधर बहुत सारे पुजारी पंडित बाबा होते हैं ना, जिनको भगवान भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको भगवान आ गए हैं। फिर वो भगवान आ गए तो वो मांग करते हैं कि मैं ये वाली मिठाई खाऊंगी, वो भी बोलेंगे कि इतना नहीं, 100 रुपये से कुछ नहीं होगा, 2000 रुपये चढ़ा। सीरियसली भगवान को जरूरत है पैसों की? एक बार खुद दिमाग लगा के देखो, बहुत सारे पैर जीते हुए, नहीं माता जी ये लो 5000 ले। एक बार भाई किसी के देखो, किसी के विश्वास के साथ नहीं खेल रहा, पर एक बार तर्क लगा के देखो, जो माता पूरी धरती चलाती है उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी क्या? यही तर्क वाली बातें कहां पे हुई बेटा, यूरोप में। यूरोप में ऐसा नहीं चलता। ईसाइयों में क्या चलता है कि एक ब्रेड और वाइन देखिए रेड कलर की होती है, देखिए अच्छी बात है। और ब्रेड मतलब समझते हो, रोटी। ईसाई पादरी का कहना है कि ये ब्रेड और रोटी खाने से ये जो वाइन है ना, वो वाइन नहीं है, दारू नहीं है, वो है ईसा मसीह का खून। और ये जो ब्रेड है ना, वो क्या है, ईसा मसीह का शरीर। तो जब तुम इसको खाओगे तो तुम खुद ईसा मसीह बन जाओगे, तुम्हारे अंदर ईसा मसीह आ जाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या कोई वाइन खून हो सकती है? क्या कोई रोटी वो शरीर हो सकती है ईसा मसीह का? ये प्रश्न खड़े करे, किसने करे थे? मार्टिन लूथर ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये धर्म सुधार कौन कर रहा है यहाँ पे? मार्टिन लूथर कर रहा है। जब अपन थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो और इसको गहराई से पढ़ेंगे। बहरहाल अपन आगे बढ़ते हैं ना।
एक इतिहास का विभाजन समझ लो थोड़ा सा। अपन इतिहास को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 3 पार्ट में ना, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। अभी तो अपन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब मेरे को आप लोग बताओगे कि प्राचीन काल स्टार्ट कब से हुआ? कब से? पाषाण काल से। मतलब ठीक ठीक डेट है क्या हमारे पास में? कुछ भी नहीं। तो प्राचीन काल तब से स्टार्ट होता है जब से इंसान अस्तित्व में आया। इंसान के अस्तित्व में आने का मतलब ये नहीं कि मेरे जैसा इंसान अस्तित्व में आया या आपके जैसा, हम लोग लगभग सेम ही है। आराम से 2 पैरों पे खड़े हुए हैं, शरीर पे ज्यादा बाल नहीं है, मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। देखा होगा ना आप लोगों ने, वो क्या बोलते हैं, गोरिल्ला जैसा। जब हम उस स्टेज में थे तब से हम प्राचीन काल मानते हैं। मतलब कुल मिला के जब से मानव का अस्तित्व में आया, बंदर से धीरे धीरे जैसे हम 2 पैरों पे खड़े हुए, तब से क्या स्टार्ट हो गया? प्राचीन काल स्टार्ट हो गया। समझ में आया? अब मध्यकाल, तो मध्यकाल की कुछ विशेषता है। जब भूमि पे आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई, मतलब अर्थव्यवस्था का मूल क्या है? भूमि है। अब उसके अंदर आप सामंतवाद भी लेके आ सकते हो, कृषि व्यवस्था भी लेके आ सकते हो, पर जितना रेवेन्यू आएगा, जितना पैसा आएगा, वो कहां से आएगा? भूमि से आएगा। तो ये किसकी विशेषता है? मध्यकाल की। अब आधुनिक काल कब से स्टार्ट हुआ, ये बताओ मेरे को। भारत में आधुनिक काल कब से स्टार्ट हुआ? यूरोपियंस आए, मतलब प्लासी का युद्ध के औरंगजेब की मौत मानो। औरंगजेब की मौत मानते हैं, आप कह रहे हो प्लासी का युद्ध। मैं गलत नहीं हूं तो औरंगजेब की मौत हुई थी 1707 में और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757, राइट? दोनों चीज सही है। अब अगर आप लोग ये चीज मानते हो कि आधुनिक काल यहां से स्टार्ट हुआ था, और अगर कभी क्वेश्चन आए कि आधुनिक काल कब से स्टार्ट हुआ, और अगर आपने ऑप्शन लगा दिया, तो एक प्रश्न बनाने वाला मूर्ख है और लगाने वाला मूर्ख है। उसका मैं कारण बताता हूं बेटा। अगर आप ये मानते हो कि प्लासी के युद्ध के बाद में आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, तो 31 दिसंबर 1756 में, ठीक एक दिन पहले की रात को, आधुनिक काल नहीं था क्या? फिर जैसे ही तुम अगले दिन उठे और तुमने कहा वाह, ये तो आधुनिक काल स्टार्ट हो गया है आज से। ऐसा होता है क्या कि मतलब ठीक एक दिन बाद वो सूरज उग रहा है, आधुनिक काल हो गया यार? ऐसा होता है क्या? तो बेटा ये क्या होता है? आधुनिक काल, मध्यकाल, है ना, प्राचीन काल, इसकी कुछ विशेषताएं होती, और ये सब अपन विशेषताओं के आधार पर बोलते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें विशेषता है पुनः जागरण। क्या? प्लासी के युद्ध की नहीं, प्लासी के युद्ध ने तो बंगाल पे कंट्रोल दिलाया था, भारत पे कहां कंट्रोल थी? बंगाल पूरा भारत थोड़ी क्या है? क्या नहीं, टारगेट बंगाल नहीं था उनका, बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक शौक में जीत लिया उन्होंने, बाकी तो उनकी बंगाल जीतने की भी इच्छा नहीं थी। वो तो मस्त व्यापार कर रहे थे और उनको कोई लेना देना भी नहीं था। अपने इधर देखा जाए तो आधुनिक काल ढंग से आया भी नहीं, अभी भी नहीं आया अपने इधर। ना तो आधुनिक काल के ये वाले गुण है, ना ये वाले गुण है। आज भी आप लड़का लड़कियों को देख लो उठा के, वो अभी भी सफेद सफेद मुंह पे पोतते हैं, तो पोतते ही हैं। उनसे पूछो क्यों पोतते हैं, तो उनको पता नहीं कि क्यों पोतते हैं। उनको शौक है अंग्रेजों जैसा दिखने का। अच्छा, खुद एक मिनट मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना। एक काला व्यक्ति है और एक गोरा व्यक्ति है, आप लोग रंग के आधार पर कैसे जज कर लेते हो कि ये सुंदर है और ये सुंदर नहीं है? मतलब एक रंग खूबसूरत कैसे हो सकता है? मेरे को ये चीज आज तक समझ में नहीं। आपके देवता सारे काले थे, भगवान कृष्ण को जिसको पूछते वो काले, बकायदा काले, नीले नहीं काले। भगवान शिव काले, भगवान राम भी काले, ये तीनों प्योर काले थे। फिर भी मेरे को यह चीज समझ में नहीं कि गोरे बनने का शौक आया तो आया कहां से? तो यही है कि हम तर्क नहीं कर पाते। हमने कभी तर्क करने की कोशिश ही नहीं करी।
हमने नकल किनकी करी? यूरोपियंस की नकल करी, जिन्होंने हम पे राज करा। तो हमारे दिमाग में बस यही रहता है कि चलो इनके जैसा दिखना है। वहां पे नहीं चलता इतना कि वो आंखों में वो लगाते हैं लेंसेज, यहाँ पे चलता है लेंसेज लगाने का कि यार आंखें किसी भी नीली दिखा दें थोड़ी सी। होता है, सही बता रहा हूं? अगर आप किसी को काला बोलोगे जो सच में काला है तो उसको बुरा लगेगा, लगता है? आप काले को काला नहीं बोल सकते। अरे भाई तू है काला, उसमें क्या बुराई? तेरे को रंग बुरा लग रहा है, वो तेरे में दिक्कत है, राइट? किसी का रंग कोई बुरा होता है क्या? बस ये चीज हमको। अब एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैं उनकी एक ऐसी स्पीच सुन रहा था, तो वो अपने बचपन के बारे में बता रहे थे कि हम हमारे दोस्त को चिढ़ाया करते थे काला काला कह के। तो मेरे को बहुत दुख है कि यार हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसको। मेरे को लगा यार इसमें क्या बुराई है? अगर तुम किसी को बोलोगे भूरी तो खुश हो जाएगा, अरे यार इतनी भी नहीं हो यार, वो तो क्या है कि वो थोड़ा घर में रह रही थी कुछ दिनों से। करते हो ऐसे? लड़के को बोल दो कि यार आज बहुत गोरा लग रहा है, अरे यार ऐसा नहीं है, वो तो क्या है कि सांवला हूं, गोरा नहीं हूं यार। करते हो, राइट? ये अगर मैं बोल दूं कि काला हो और भाई काले, तो उसको बुरा लग जाएगा। एक बार खुद से सोचो तो सही, तुम्हारा ही तो कलर है। उस चीज में कलर में बुराई क्या है? ये काला शर्ट पहन रखा है, इसमें क्या बुराई? रंग ही तो है। और हमारे यहाँ इतनी ये आया ही नहीं ना, प्रबोधन आया ही नहीं। आज भी देखो बड़े बड़े विद्वान रंग को भेद बताते कि आप काले को काला नहीं बोल सकते। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं काला को गलत मानता ही नहीं हूं। आपके दिमाग में काला गलत है इसलिए आप बोलने से बचते हो, राइट? अंग्रेजों ने, जो यूरोपियंस थे, उनने अत्याचार करे कालों पे, अपन ने तो कभी नहीं करे। अपन क्यों बोलने से बचे? अपना जो भारतीयों का कलर है उसमें पहली बात गोरा कुछ होता ही नहीं है। अपने जो काले के अलग अलग शेड्स हैं, मुंह पे पोतने से कुछ नहीं होता। जो असली कलर है उसकी बात बता रहा हूँ, है ना? अलग अलग शेड्स हैं बेटा। वो तो थोड़ा अपने अंदर भी प्रबोधन लेके आने की कोशिश करेंगे अपन। इसलिए बोल रहा हूँ कि आधुनिक काल के गुण दोस्त इससे हैं, अंग्रेजों के कब्जा करने से नहीं। अंग्रेज आए, उनकी सत्ता आई, फ्रांसीसियों की आई, उससे क्या परिवर्तन आ गया? पहले भी भू राजस्व व्यवस्था थी, अभी उस टाइम पे भू राजस्व व्यवस्था आई। मेन सोर्स भूमि कर ही था, उस टाइम पे भूमि कर ही था, मध्यकाल में भूमि कर ही था। तो आप आधुनिक काल का जो मेन कारण है, वो कारण तो ये है जो भारत में ढंग से आए ही नहीं। अभी भाषाओं के लिए लड़ रहे लोग। अपने में कोई बाहरी दिखे तो बोलना मालवी बोल। आपको पता है कर्नाटक वगैरह में, तमिलनाडु में जाते तो बोलते कि हमारी भाषा बोल। अपन लोग कभी किसी को नहीं बोलते कि मालवी बोल, नहीं तो भगा देंगे, मारेंगे। बोला अपन लोगों ने कभी? बहरहाल ये चीज समझ में आई। तो इसीलिए बेटा अपन लोगों को भी अगर आधुनिक बनना हो ना, तो ये नेचर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अपन आधुनिक नहीं कहलाएंगे। आधुनिक का मतलब ये नहीं होता कि बस जीन्स पैंट पहन लिया तो आधुनिक हो गए, नहीं। कपड़ों से आधुनिक नहीं बनते, विचारों से आधुनिक बनेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे क्या हो रहा है बेटा? मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि क्या हो रहा है। यहां से रास्ता बंद हो गया, अब खोज करनी है, रास्ते के लिए निकलेंगे। तो ये आखिरी वाले जो दो थे, इसमें एक है पुर्तगाल, दो देश है, और दूसरा स्पेन है। इनका बड़ा योगदान रहा खोज करने में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब उसका भी कारण है। एक तो यहां पे ये दोनों कौन से देश हैं? तो बेटा ये दोनों कैथोलिक देश है। अब जब तुमको थर्ड ईयर में पढ़ाऊंगा मैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं, तब समझ में आएगा। बस इतना मान लो कि धार्मिक रूप से कट्टर है। क्या है? धार्मिक रूप से कट्टर है। अच्छा, धार्मिक रूप से जो कट्टर रहेगा, तो जो पंडित जी रहेंगे वो उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे पंडित जी मतलब वहां के जो पोप है वो साथ देगा कि नहीं देगा? वहां का पुजारी देगा ना, क्योंकि वो तो उसके लिए काम कर रहा है। कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम मार देंगे, तो वो बोलेगा हाँ यार तू बेस्ट है यार। अरे जब तुम मेरे लिए बोलोगे कि सर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम देख लेंगे, तो मेरे को खुशी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तुम मेरे लिए कट्टर हो। यूं नहीं सोचोगे कि सर के लिए जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ये विचार करना चाहिए ना, बजाय इसके कि यार वो किसके खिलाफ बोल रहा है। अपने को देखना ही सही, इसमें नुकसान मेरा है। खैर नुकसान तो मैं मेरा कर पा रहा हूँ, पर जो सच्चाई वो बतानी पड़ेगी ना बेटा। चीज देखो कि सही है कि गलत, बाकी सब चीजें बात की बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि ये दोनों पोप का साथ देते थे, इसलिए पोप ने इजाजत दी कि विश्व में खोज करना हो तो तुम लोग कर सकते हो। इसलिए ये दोनों देश बहुत आगे रहे। इसमें भी अपन पहली बात किसकी करते हैं? पुर्तगाल की।
यहाँ का एक मतलब प्रिंस है, राजकुमार है, उसका नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। और उसको प्यार से बोलते हैं, उसकी उपाधि है नेविगेटर। हेनरी, इसकी उपाधि क्या है? नेविगेटर। आप लोगों के कंपटीशन में क्वेश्चंस आ सकता है, भूगोल वालों के भी, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा कि जब इसको रास्ता यहां से नहीं मिला, ये हे राजा, मतलब राजा तो क्या, प्रिंस है, तो ये क्या करता है, यहां आता है, यहां चक्कर लगाता है, फिर वापस चला जाता, फिर आता, फिर चक्कर लगाता। अफ्रीका के पूरा चक्कर नहीं लगाया, सिर्फ ये कहां तक, इसके तट तट पे आता और यहां आके घूम के और फिर चला जाता था। तो ये क्या कर रहा है, अफ्रीकी तट की खोज कर रहा है हेनरी। क्या कर रहा है? मुंह से बोलना पड़ेगा, बोलोगे तभी सीखोगे। क्या कर रहा है? हाँ हाँ, खुद कर रहा है। इसीलिए तो इसकी उपाधि पड़ गई हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब नाविक। तो क्या कर रहा है ये? कहां की खोज कर रहा है? बोलो बेटा, कहां की खोज कर रहा है? खाना खा के नहीं आएगा तुम लोग? मंगलवार का व्रत है तुम लोगों का बेटा, फास्ट तो मेरा है। सुस्त तुम नजर आ रहे हो। घर में भी इतना धीरे, घर में तो इतना धीरे नहीं बोलते होगे तुम, ये मम्मी करते होगे ना। एक मिनट, इसको रोकना है। समझ में आ रहा है ना? 10 मिनट और है फर्स्ट ईयर वालों क्लास का। हेनरी द नेविगेटर समझ में आ गया? क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं, मतलब सोचो, राजकुमार है, अपने आके राजकुमार क्या कर रहे हैं, वहां के राजकुमार क्या कर रहे हैं, अंतर देखो। अपने यहाँ पे तो ये था कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो समुद्र पार भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मनाही ही थी, ये व्यवस्था थी। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक राजकुमार क्या कर रहा है, बार बार आता अफ्रीका के तट की, आता, सोचता कि चलो तट, डर तो लगता है ना यार, उस टाइम पे कुछ था नहीं देखने के लिए कि सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर मैं तुमको बिना मैप के छोड़ दूं कहीं पे तो तुम घबरा जाओ। वो समुद्र हो तो फिर पहले तो पता भी नहीं था कि इसका कोई अंत है कि नहीं है। लोग सोचते थे कि ये धरती चपटी है और ये समुद्र जा रहा है और एक फिर आगे जाके गड्ढा है कोई सा, समझते थे। अब ऐसे में आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है कि तट तट पे जा रहा है कि हाँ दिख रहा है तट, ताकि जैसी कोई दिक्कत आएगी उस साइड भाग जाऊंगा। फिर एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, केप ऑफ गुड होप, वहां की खोज करेगा। उसका नाम है बार्थोलोमो डियाज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार्थोलोमो डियाज। ये क्या कर रहा है, केप ऑफ गुड होप मतलब उत्तर माशा आंतरिक, यहां की खोज कर रहा है। ये कहां पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप, है ना। यहां की खोज कौन कर रहा है, बार्थोलोमो डियाज। अब ये बताओ भारत की खोज कौन करेगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने ऐसी खोज नहीं करी थी बेटा, इसी के रास्ते पे जाते जाते खोज करी थी। तो पहले कौन, अब सबसे पहले कौन कर रहा है, हेनरी द नेविगेटर, उसके बाद बार्थोलोमो डियाज, फिर यहां से भारत आने की खोज कौन कर रहा है, वास्को डिगामा। ये तीन लोग समझ में आए? कहां के हैं, पुर्तगाल के। कहां के हैं, पुर्तगाल के। अच्छा, पुर्तगाल में एक और व्यक्ति भी है, मैगेलन। तुमने सुना होगा नाम मैगेलन का। मैगेलन ने क्या करा कि मैगेलन को भेजने, इन लोगों ने क्या करा, मैगेलन मतलब सोचो यार, एक एक इनको फील करके देखो तुम लोग कि उस आदमी को कुछ भी नहीं पता है, कोई मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो समुद्र में नाव लेके निकल गया अथाह सागर में, जिसको लोगों को लगता था अंत भी नहीं है। और ये मैगेलन क्या करेगा, यहां से होके जाएगा। ये जो जगह है ये क्या है, साउथ अमेरिका है। यहां पे एक जगह है मैगेलन स्ट्रीट, वो किसके नाम पे पड़ी है, इसी मैगेलन के नाम पे। और ये मैगेलन पूरा इस साइड से होके जाएगा, वापस से घूम के वापस आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मैगेलन धरती का पहला चक्कर लगा रहा है। तो धरती का पहला चक्कर कौन लगा रहा है, मैगेलन।
अब स्पेन पीछे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अच्छा ये मैगेलन है ना, तो मैगेलन में क्या हुआ कि यहां पे कौन सा सागर है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है शायद, अंटार्कटिक। सर्च करना, मेरे को बताना फिर, है ना, कि कौन सा सागर है किसके, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। उस सागर में उथल पुथल बड़ी रहती है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल ये इधर ही है क्या? हाँ, तो उधर भी देखेंगे अपन। यहां पे कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, नाम सुना है? तो जब मैगेलन जा रहा था उसने देखा कि एक सागर है जो बहुत गहरा है और बहुत शांत है, बहुत शांत। तो उसने उसका नाम क्या रखा? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक का मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा शांत हो। आपको पता है सबसे ज्यादा गहरा सागर है। इससे क्या सीख मिली तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, जो जितना ज्यादा गहरा होता है उतना शांत होता है। नदी नाले ज्यादा उफान मारते हैं, जो ज्यादा तेज चले ना, समझ लेना कि यार दम वाली बात नहीं है। आजमा लेना, अपने जीवन में आजमा लेना। जो बहुत ज्यादा तेज चलता है ना, और ये कर दूंगा ना, वो हो जाएगा ना, ये एग्जाम्पल है उसका। तो पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा गहरा है, सबसे ज्यादा शांत है, तो मैगेलन उसको क्या नाम दे रहा है? प्रशांत महासागर, शांत महासागर। आई बात समझ में? स्पेन पीछे रहने वाला था क्या? नहीं रहेगा ना। अमेरिका की खोज किसने करी है? क से शुरू होता है नाम? कोलंबस। स्पेन ने, अच्छा क्वेश्चन आएगा अगर यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी जैसे किसी टफ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना होगा नेट वगैरह में, तो आप लोगों से पूछेगा नहीं कि कोलंबस को किस देश ने भेजा, क्योंकि सबको पता है लगभग लगभग कोलंबस को कौन भेज रहा है? स्पेन भेज रहा है। वो पूछेगा कि कोलंबस की नागरिकता किस देश की थी। अपन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कोलंबस को स्पेन भेज रहा है तो स्पेनिश आदमी होगा, पर ऐसा नहीं था। कोलंबस इटली का आदमी था, स्पॉन्सर स्पेन कर रहा है। अंतर समझ रहे हो दोनों चीजों में? कोई सी इटली के व्यक्ति को अपन उठा के लिया है कि तू बढ़िया लग रहा है, तेरे को अच्छी नाव चलाना आती है, हम तेरे को भेज रहे हैं पैसा देके, ऐसा कौन बोल रहा है? स्पेन बोल रहा है। तो कौन भेज रहा है? स्पेन भेज रहा है, राइट? चीजें समझ में आ रही है? कोलंबस कहाँ की खोज करेगा? अमेरिका की खोज। यहां आएगा अमेरिका की खोज करेगा, पर अमेरिका जो नाम है, फिर क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा? तो किसके नाम पे पड़ा? किसके नाम पे पड़ा? अमेरिका की खोज कौन कर रहा है? तो क्या कोलंबस के नाम पे अमेरिका नाम पड़ा है क्या? मिल रहा है बिल्कुल भी। कोलंबस नाम बिल्कुल अलग है, अमेरिका नाम बिल्कुल अलग है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग बताएंगे कि अमेरिका नाम किसके नाम पे पड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा, और ये क्वेश्चन आने के बहुत हद तक चांसेस है। नेट की एग्जाम में, एमपीपीएससी की एग्जाम में, है ना, जो भी अच्छे एग्जाम है उसमें आने में बहुत हद तक चांसेस है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? धीरे धीरे आए हैं। वास्को डी गामा आएगा, कहां पे रुकेगा? कालीकट। कालीकट में जो बंदरगाह है वहां के शासक का नाम क्या है? जमोरिन। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जमोरिन तो खुश हुआ कि चलो विदेश से कोई मिलने के लिए आया है, पर वहां के जो नाविक थे उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा जब हम पहले ही व्यापार कर रहे हैं तो तुम कौन है व्यापार करने वाले? तो बार बार जमोरिन को मना करेंगे, फिर भी जमोरिन क्या करेगा? व्यापार कर लेगा। काय का व्यापार करेगा? तो मुख्य जो व्यापार करेगा काय करेगा? काली मिर्ची का। आपको पता है काली मिर्ची के पहले भाव क्या थे? कोई बता सकता है? सोने के दाम। मतलब इधर काली मिर्ची रखो और इधर सोना रखो, बराबर। अभी तो तुम फेंक देते हो हाँ ये काली मिर्ची छी इतनी भारी, निकाल देते ना बहुत सारे लोग सब्जी से, कितनी भारी यार। होता है, मेरे घर में भी है ऐसे कुछ लोग। पर उस टाइम क्या था काली मिर्ची का? तो लगभग सोने के दाम के बराबर। समझ पा रहे हो बेटा? कोई डाउट है इस चीज को लेके? तो यहाँ पे आएगा। आपको पता है ना कितने लंबे रूट से आया है आदमी यहाँ आने के लिए? ऐसे घूम के वापस जाएगा, यहाँ आएगा, फिर रुकेगा, फिर ऐसे करके करके वापस ये कहाँ जाएगा? पुर्तगाल जाएगा। इसने जितना खर्चा करा था, एक बार सुनना,
इसने इस पूरे व्यापारिक यात्रा में जितना खर्चा करा उससे 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया। ये परसेंटेज नहीं है, 60 गुना ज्यादा है, 60 गुना ज्यादा, मतलब 6000% ज्यादा। इतना पैसा कमाया इसने। जब ये इतना पैसा कमाएगा, यूरोप में जाके बताएगा, तो बाकियों की इच्छा जगेगी कि इन जगेगी? 60 गुना ज्यादा। मतलब सोचो, अभी हाल भी तुम में से कोई बिजनेस करता है? कोई भी किसी की दुकान है तुम में से? अरे खेती तो है। तो ये मान लो कि एक प्याज का पौधा लगाने में कितनी लागत आती है बड़ा करने में? 1 रुपए एक पौधा। मतलब अपन अंदाजा लगाते हैं, चलो चलो अपन ऐसे मानते हैं कि 1 किलो प्याज लगाने में कितना पैसा लगता है अपना? 1 किलो, सिर्फ 1 किलो प्याज उगाने में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए? बस 1 किलो प्याज उगाने में कितना पैसा लगता है? बीज डालना, पानी डालना और अपनी मेहनत, पेस्टिसाइड वगैरह डालना। अंदाजा अंदाजा लगा के बताओ। 5 रुपए के लगभग लगते हैं। अभी जो भाव है इसके वो कितने चल रहे हैं? 10-12 रुपए। मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? डबल डबल। यहां कितना हो रहा है? 60 गुना ज्यादा। अब अंतर समझ में आ रहा है? तुमको भी ऐसी कोई सी फसल उगाने में 60 गुना फायदा मिले तो क्या करोगे? यहाँ बैठोगे, क्लास लोगे? तो बेटा ये लोग भी नहीं बैठे। फिर अपन धीरे धीरे समझेंगे कैसे पुर्तगाली आए, इनके कौन कौन से गवर्नर थे, कैसे गोवा पे कब्जा करा, कितने मंदिर तोड़े, कितनी चर्च बनाए, कैसे भारतीय महिलाओं से शादी करी, कैसे इनने नियम लगाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। थैंक यू।